किसान भैया हरो किसानी एक ऐसो कार्य है कि जोन में संपूर्ण प्रबंधन जरूरी रहत है। फसलों की पूरे समय अच्छी देखरेख और संगे संगे उनमें आवे वाली व्याधियां, खासतौर पे कीट व्याधि और रोग व्याधि, इनको समय पे निदान भी आवश्यक रहत है। आपकी इन सब समस्याओं के समाधान के लाने किसानवाणी कार्यक्रम में दिन गुरुवार को अपनो साप्ताहिक क्रम रहत है हेलो किसानवाणी। अपन अपने इस साप्ताहिक क्रम में स्टूडियो में विशेषज्ञ आमंत्रित करते हैं। आप किसान श्रोता भैया हरे सीधे फोन लाइन से हमसे जुड़ के अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाते हैं और हम आप तक उन समस्याओं को बहुत उम्दा और उपयोगी से समाधान पहुंचाते हैं। भैया रो आज अपने इस साप्ताहिक क्रम में विशेषज्ञ के तौर पे श्री आशीष त्रिपाठी जी पधार चुकी हैं। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं देवरी सागर में। त्रिपाठी जी को हम अपने स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं और संगे ही संगे आप सब किसान श्रोता भैया हरे जो हमसे जुड़ के अपनी समस्याएं किसानी से जुड़ी हम तक पहुंचावे वाले हैं, उनको भी स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम अपने इन किसान श्रोता भैया से। हेलो। हाँ, रामजी राजपूत बोल रहे सर, हम रामजी राजपूत बोल रहे हैं भैया। स्वागत कर रहे हैं हेलो किसानवाणी में आपको। चुनाव किसानी में का चल रहा हो, का समस्या है? अबे समस्या कुछ नहीं सर, बोनी चल रही है और प्याज को लगवादा चल रहे हैं। तो प्याज कौन सी किस्म लाई? लाल देखेरी वाली कहा। अच्छा, लाल प्याज लगाए हो आप? हाँ, एक जलेबी रोग होता है सर, कन्नदान में कुछ अपन को। बिल्कुल, आपको बहुत ही उपयोगी सी सलाह जो है अपने स्टूडियो में पधारे विशेषज्ञ दे रहे हैं। सुनो ध्यान से। देखिए, ऐसा है कि जो जलेबी रोग आप कह रहे हैं वो दो कारणों से होता है। एक स्टेमफिलियम ब्लाइट नामक बीमारी है वो, और उसका मेन जो कारण है वो है थ्रिप्स। तो आप शुरू से ध्यान रखें कि थ्रिप्स आपके खेत में ना लग पाए। आप बीच बीच में खेतों में जाके और पौधे को चीर के देखें, थ्रिप्स की छोटी छोटी सी मक्खी जो है अंदर आपको मिलेगी, माहू जैसी, है ना? हाँ, तो वो थ्रिप्स के प्रकोप से इस बीमारी शुरुआत होती है। तो थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए आपका खेत है, उस खेत में 10-10, 12-12 फीट की दूरी पे नीले चिपचिपे प्रपंच लगा लें, है ना? जब आपका 1 महीने की फसल हो तो नीम का तेल या नीम आधारित कोई कीटनाशी या फिर आपका ब्यूबेरिया बेसियाना, एक जैविक कीटनाशी आता है ब्यूबेरिया बेसियाना, इसका छिड़काव करें। और 1-2 बार इनके छिड़काव करने के बाद आप कोई भी कीटनाशी जो रस चूसक कीटों के लिए है, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, थायमेथॉक्सैम है, तो वो जो है आप उसका फिर बाद में कीटनाशी का छिड़काव करें। ठीक, तो अगर आप ये सब काम करेंगे तो आपकी जो थ्रिप्स की समस्या है वो नहीं रहेगी। जो जलेबी रोग आप बता रहे हैं लगता है, वो आपकी उससे बचाव हो जाएगा। ठीक है ना? और खड़ी फसल में बार बार आपको यूरिया का स्प्रे नहीं करना, यूरिया का छिड़काव नहीं करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फसल में थोड़ा रौनक कम है तो आप जो घुलनशील उर्वरक आते हैं 19-19-19 या 18-18-18 उसका स्प्रे कर सकते हैं। या फसल की रौनक आपको कम दिख रही है तो आप जो नैनो DAP है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है राम जी भैया। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या बोल रहे थे सर? हाँ, पहले नाम बता दूं अपनो। हम योगेंद्र कुर्मी बोल रहे हैं। योगेंद्र भैया स्वागत कर रहे हैं। का समस्या ले आए? क्या समस्या बता रहे हैं? जैसे मसूर में अपन के दान कतला हो रहा हूँ बहुत ज्यादा, तो वो में कतला हो रहा हूँ, कैसी दवाई है का नहीं है? बिल्कुल। कितने दिन की बोनी हो गई मसूर की? 15 दिन की बोनी हो गई। चलो, आपको बहुत उम्दा सो समाधान डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी दे रहे हैं। सुनो ध्यान से। देखिए, मसूर में और चने में हमें कोई भी नीनानाशक का उपयोग नहीं करना है। मसूर में अगर कचरा हो रहा है तो आप उसमें डोरा कुल्फा चला के या व्हील हो, जो साइकिल वाला व्हील हो आता है, उसको चला के कचरे को खत्म करें। और जहाँ पे कचरा बचे उसको हाथ से निदाई करके अलग करें। इसकी कोई दवाई नहीं है। अगर आप दवाई डालेंगे तो आपकी फसल में नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार से चने में भी है कि चने में आप कोई नीनानाशक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान के जो कुछ अनुसंधान हुए हैं उसमें ये बताया गया है कि टेप्रामीजोन एक नीनानाशक है, उसको हम चने में उपयोग कर सकते हैं 45 दिन की अवस्था पे। मतलब जब आप चने में सिंचाई करेंगे 40 दिन के बाद, और उसके बाद जो कचरा निकलेगा या जो कचरा बड़ा होगा उसको नष्ट करने के लिए एक टेप्रामीजोन दवाई है। खाद में दवाई है? खाद में कोई दवाई नहीं मिलाई जाती, दवाई डाली जाती है बोनी के तत्काल बाद। नीनानाशक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बुआई के तत्काल बाद डालने वाले और एक होते हैं, वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, एक बुवाई के पहले, एक बुवाई के बाद, जर्मिनेशन के पहले, और एक होते हैं खड़ी फसल में। तो अब चना आपका खेत में खड़ा हुआ है, मसूर आपकी खेत में खड़ी हुई है, तो आपको खड़ी फसल में कोई दवाई नहीं डालनी है। केवल चने में, जो श्रोता सुन रहे हैं, जब चना हमारा 45 दिन का हो जाए
उस समय हमें नींदानाशक का उपयोग हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर नींदा की समस्या है तो। हालांकि चना की प्रकृति ऐसी होती है कि 45 दिन तक नींदा सब नीचे रह जाएगा और चना आपका ऊपर निकल जाएगा, तो आपको उस समय जरूरत समझ में नहीं आएगी। शुरुआत में अगर नींदा है तो उसको हाथ से निदाई करके डोरा कुल्पा चला के नष्ट कर दें। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आकाशवाणी से जुड़े, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव। किसान श्रोता भैया बिन्नाहर और आप औरों की समस्याओं के समाधान जारी है। ए बीच में समय होगा मनोरंजन को। मनोरंजन के लाने सुनते हैं देवकी नंदन शकुआर को गाओ भाव जो बहुत ही प्यारो सो लोकगीत। कौना हरे कौना हरे कौना हरे मोरी पीर कन्हैया बिन कौना हरे मोरी पीर कन्हैया बिना कौना हरे मोरी पीर कौना हरे कौना हरे मोरी कौना हरे मोरी पीर कन्हैया बिना कौना हरे मोरी पीर कन्हैया बिना कौना हरे मोरी पीर कन्हैया बिना कौना हरे असड़ा में घन गर्जन लागे सावन बरसे असड़ा में घन गर्जन लागे सावन बरसे भादो मास में बिजली चमके भादो मास में बिजली चमके जिया धरत नदी कौन हरे मोरी पीर कन्हैया बिना कौन हरे मोरी पीर कौन हरे मोरी कौन हरे कौन हरे मोरी पीर कन्हैया बिना कौन हरे मोरी पीर कन्हैया बिना कौन हरे मोरी पीर कन्हैया बिना कौन हरे क्वार मास में मेहा बरसे कातक पर भई क्वार मास में मेहा बरसे कातक पर भई अगहन मास पिया नहीं आए अगहन मास पिया नहीं आए कैसे धरो मन की कौन हरे मोरी पीर कन्हैया बिना कौन हरे मोरी पीर कौन हरे हाँ कौन हरे कौन हरे मोरी पीर कन्हैया बिना कौन हरे मोरी पीर कन्हैया बिना कौन हरे मोरी पीर कन्हैया बिना कौन हरे पूस मास में जाड़े लागे माओ में कपट सरी पूस मास में जाड़े लागे माओ में कपट सरी
फागुन मास घला घल होरी, फागुन मास घला घल होरी, किन पे डारो वीर, कौन हरे मोर पीर, कन्हैया बिना कौन हरे मोर पीर, कौन हरे, कौन हरे, कौन हरे मोर पीर, कन्हैया बिना कौन हरे मोर पीर, कन्हैया बिना कौन हरे मोर पीर, कौन हरे मोर पीर, कौन हरे। हेलो, हेलो। स्वागत है आपको हलो किसान वाणी कार्यक्रम में। हाँ, तमाम सिंह राजपूत मालथोन तहसील से बोल रहे सर, हम बताएं। समर भैया का चल रहा हो बे? ये चल रहा सर, इल्ली की दवाई की जानकारी दे रहे। इल्ली लगी है हन के, बादर हो रहे हैं हन के, हम बताई खिलाने का कौन सा उपाय करे बताओ। बिल्कुल, आपको इस समय की बहुत उपयोगी जानकारी मिल रही है चना में इल्ली को लेके। सुनो ध्यान से। देखिए, चने में जो इल्ली की बात आप बता रहे हैं, अभी शुरुआती दौर में अगर इल्ली है उसमें तो आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी चने में खुटाई करते थे, शाखाएं तोड़ते थे, जिससे नई शाखाएं निकलेंगी और उत्पादन आपका बढ़ेगा। अब वो थोड़ा कम हो गई है शाखाएं तोड़ने की, जिसको हम निपिंग कहते हैं। तो अगर प्राकृतिक रूप से इल्ली उसको थोड़ा बहुत काट रही है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी यदि आप चाहते हैं तो एक दवा आती है कीटनाशी प्रोफेनोफास 50 EC या प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन 44 EC या इमामेक्टिन बेंजोएट 5%। इनमें से कोई भी एक दवा का छिड़काव 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ के मान से आप करें। और कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप जो आते हैं उनको हम 1 एकड़ जगह में 4 से 5 ट्रैप लगाएं तो कीटों की निगरानी इससे होती है। और जब उसमें ट्रैप के अंदर एक दिन में 6 से 7 पंखी उसमें ट्रैप होने लगे तब फिर हमें कीटनाशी का छिड़काव के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इल्ली की समस्या से समाधान मिलेगा। सर, हम मतलब बादर हो रहा है और हम बताओ पानी बरसात की स्थिति में चल रही, तो मसूर में डाल सकते नहीं? मसूर में कहाँ इल्ली लगती है? अरे लग रही सर, मसूर में इल्ली लगा थे। देखिए, ऐसा है, जो फली छेदक कीट है वो एक पॉलीफेगस कीट है। पॉलीफेगस मतलब जो भी उसको होस्ट प्लांट मिलेगा उसको वो उसकी पत्तियों को खाता है ना। तो उसको, चूंकि वो मेन हमारा इंसेक्ट नहीं है मसूर का, इसलिए मसूर में दवा डालने की आपको जरूरत नहीं है। जो उसकी कैटरपिलर हैं, जो इल्लियां हैं, वो उसको अभी शुरुआत में खाएंगे और जब उनकी पंखी बनेगी, पंखी बनके उड़ जाएंगे तो आपके मसूर में बहुत कोई नुकसान नहीं होगा। अनावश्यक रूप से किसान भाइयों को खर्चा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। गेहूं में भी अगर आपको दिख रही है तो गेहूं का मेजर पेस्ट नहीं है, मसूर का भी मेजर पेस्ट नहीं है। चने में इल्ली लगती है जो बाद में फूलों को नुकसान पहुंचाती है या फलियों को नुकसान पहुंचाती है। तो चने में आप जरूर दवाई डालें। मसूर और गेहूं में अभी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको दवाई डालनी है तो आप प्रोफेनोफास का स्प्रे कर दो, जिससे इल्लियां नष्ट हो जाएंगी। ठीक है समर भैया, जी सर, नमस्कार सर। धन्यवाद, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भव। हेलो, हेलो, स्वागत कर रहे हैं आपको हलो किसान वाणी कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, अपनो परिचय दे दो। सलमान ने बुझा से। सलमान भैया का चल रहा हो किसानी में? खेती में पानी चल रहा है। हाउ, और का? और का समस्या है इन दिनों अब किसानी में? चनों में इल्ली सी लग गई। चलो, चनों में इल्ली को लेके बहुत सारी उपाय उपचार आपको बताए जा चुकी हैं। संक्षिप्त में और जानकारी दे रहे हैं। कछु और समस्या तो नहीं है? और बढ़ भी यहाँ से ही हो रहा है, उनमें भी लग रहा है यहाँ से। चलो, जानकारी ले लो, डॉक्टर साहब आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जो इल्ली की समस्या है, हम अगर एक आध इल्ली कहीं हमें दिख गई तो हमें उससे बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी खेत में, जिस खेत में आपके इल्ली का प्रकोप समझ में आ रहा है, 1 मीटर लंबाई में अगर 1 से ज्यादा इल्लियां कई स्थानों पे देखने को मिलती हैं, आपको 4-5 जगह तो कम से कम आप लोग देखें। 1 मीटर लंबाई में अगर 1 से अधिक इल्ली मिल रही है 4-5 स्थानों पे, बीच में, किनारे में, थोड़ा आगे पीछे, तब फिर आपको कीटनाशी डालने की आवश्यकता है। कीटनाशी में इमामेक्टिन बेंजोएट, रेनेक्सीपायर, फ्लूबेंडेमाइड, स्पाइनेटोरम, कोई भी कीटनाशी उसमें आप 200 लीटर पानी में मिला के दवा का 1 एकड़ जगह में छिड़काव करें तो निश्चित रूप से इल्ली आपकी नियंत्रित हो जाएगी। एक चीज हो जाएगा, बताओ। लग रही सेमो में म्याऊ लग रही का? हाई, चलो ले लो जानकारी, डॉक्टर साहब दे रहे।
कीट है वो माहू, तो उसके लिए आप पीले चिपचिपे प्रपंच, जहां आपने लगाई है इस तरह की फसलें जिसमें माहू का प्रकोप होता है, पीले चिपचिपे प्रपंच आप लगा दें, जिससे जो माहू है उसके एडल्ट उसमें चिपक जाएंगे, तो वो बाद में अंडे देने का काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, जो रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए जो दवाइयां हैं, रसायन हैं, उनको हम छिड़काव करें, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, थायमेथॉक्सैम है ना, इनका हम छिड़काव करें तो इल्लियों की दवाइयां अलग आती हैं, रस चूसक कीटों की दवाइयां अलग आती हैं। इनको हम एक साथ उपयोग ना करें। अगर कोई समस्या है तो जो मिले हुए कॉम्बिनेशन आते हैं, जिसमें इल्ली और रस चूसक दोनों का मिला हुआ कॉम्बिनेशन है, जैसे लैम्डा साहेलोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या थायमेथॉक्सैम प्लस लैम्डा साहेलोथ्रिन, इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप अगर दोनों प्रकार की समस्या है तो उपयोग करें, नहीं तो आप रस चूसक कीटों की दवा डालें तो आपको खूब पर्याप्त लाभ हो जाएगा उससे। ठीक है सलमान भैया। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भव। चर्चा के बीच में एक बार फिर मनोरंजन को समय हो गया है और आप सभी के मनोरंजन के लाने एक बहुत ही प्यारा सो कृषि लोकगीत राजू पटेल को गाओ भाव। बड़े जतन से करो किसानी हुई है ना हैरानी, ये बड़े जतन से करो किसानी हुई है ना हैरानी, भैया हुई है ना हैरानी। बोनी समय से करो खेत में, समय से सींचो पानी, पानी रे हो जे हो धनवान, अरे हो जे हो धनवान, हो जे हो धनवान, हो जे हो धनवान, हो जे हो धनवान, कर लो जतन से किसानी। पनपने पावे करके निदाई उखाड़ो, ये खरपतवार पनपना पावे करके निदाई उखाड़ो, भैया करके निदाई उखाड़ो। अगर फसल में रोग लगे तो तुरंत दवाई डारो, डारो रे ना तर हुई ओ हैरान, भैया ये ना तर हुई ओ हैरान, नहीं तो हुई ओ हैरान, कर लो जतन से किसानी, प्यारे प्यारे किसान, कर लो जतन से किसानी। अरे अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो, अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो, भैया देसी खाद ही डालो, भैया अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो। प्रमाणिक और अच्छे बीज ही अपने खेत में डालो, बनियो नाया ज्ञान, अरे बनियो नाया ज्ञान, बनियो नाया ज्ञान, कर लो जतन से किसानी। डॉक्टर साहब, सभी किसान श्रोता भैया शुरुआती अवस्था में जो है रसायनों के पीछे पड़ रहे हैं, जबकि अब स्थिति का है शुरुआती अवस्था है तो जी
यांत्रिक उपाय आप जो बता रहे हो उनसे कितनों लाभ हमारे किसान भैयारों को चना और दीगर फसलों में इल्ली से हो सकत? देखिए, हर एक रसायन के छिड़काव का एक प्रोटोकॉल है। अगर जैसे हमने आपको चने की इल्ली का बताया, चने की इल्ली अगर 1 मीटर लंबाई में एक से अधिक दिख रही है आपको 4-5 जगह पे, तो आपको कीटनाशी छिड़काव करना है। इसी प्रकार से रस चूसक कीटों का अलग अलग है, जैसे थ्रिप्स का अलग है, माहू का अलग है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये विषय पे चर्चा जारी रहे। ये बीच हमारे एक किसान श्रोता भैया हमसे संपर्क में है। हेलो किसान माली से बिल्कुल सही जगह लगू है फोन, स्वागत कर रहे हैं आपको। नमस्कार स्वामी जी, बुद्धू चौबे बोल रहे, बमहौरी ढूंढे जिला सागर से। पानी दे रहे थे अबे तो मसूर में सिंचाई कर रहे थे, तो बॉय पूछ रहा है कि मसूर के पेड़ सूख रहे हैं, अधिकांश का बंग है, उपचार भी करो तो, लेकिन तो भी सूख है। चलो, कितने दिन की फसल हो गई कहाई? 30 दिन की हो गई, 1 महीना की। चलो, आपको जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। देखिए, चना और मसूर दोनों ऐसी फसलें हैं जिनमें हमें सिंचाई 40 दिन के बाद करनी चाहिए। अगर हमने पलेवा करके बोनी की, खेत में पर्याप्त नमी थी और हमने बोनी की, तो चना और मसूर दोनों ही सूखे की फसलें हैं, 40 दिन के पहले हमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अभी बीच में क्या बारिश हो गई, तो जो जमीन से लगा हुआ हिस्सा है पौधे का, जिसको कॉलर रीजन कहते हैं, कॉलर क्षेत्र में नमी अधिक होने से वहां पे स्क्लेरोशियम फफूंद जो है वो सक्रिय हो जाते हैं और कॉलर रीजन को खराब कर देते हैं और पौधा सूखने लगता है। तो जिन किसान भाइयों ने अभी सिंचाई नहीं की है वो 5-7 दिन और रुक जाएं, इसके बाद सिंचाई करें। और जहां पानी गिर गया है वहां पे अगर ये समस्या आ रही है तो आप वहां पे या तो सूडोमोनास कल्चर का स्प्रे करें या हेक्साकोनाजोल जो फफूंदनाशी है उसकी 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोपिकोनाजोल या कार्बोक्सिन जो आता है, उस कार्बोक्सिन का भी हम स्प्रे कर सकते हैं। तो लेकिन जो थायरम प्लस कार्बोक्सिन आता है वो छिड़काव उसका नहीं करना है। तो अगर हम फफूंदनाशी का छिड़काव कर देंगे तो ये हमारे जो सूखने की समस्या है वो रुक जाएगी। ठीक है गुड्डू भैया, ठीक है। जो चना में कहा लगभग, तो यही चने में करना है उपचार। बिल्कुल, चना में, मटर में, मसूर में, तीनों में यही उपचार करना है। 30 दिन में दो, पानी जल्दी दे रहा, थोड़ा जल्दी दे दिया आपने, 40 दिन के बाद आपको पानी देना था। ठीक है गुड्डू भैया, ठीक, दवाईदार है बताइए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भैया, आपको फोन हमारे कार्यक्रम भी धन्यवाद, कार्यक्रम में प्राप्त भव। डॉक्टर साहब, चना में इल्ली को लेके आप हमारे किसान भैयारों को सलाह दे रहे थे। तो अगर 1 मीटर लंबाई में 4-5 जगह पे इल्लियां दिख रही हैं, तब हमें कीटनाशी का छिड़काव तत्काल करना चाहिए। और यदि एकाध इल्ली कहीं दिख रही है तो आप उसको हाथ से इकट्ठा करके नष्ट कर सकते हैं। आप खरपतवारों को वहां से निकाल दें, फेरोमोन ट्रैप लगा दें, टी आकार की खूंटियां उसमें लगा दें, जिससे जो परभक्षी कीट है, तोता है, मैना है, बगुला है, नीलकंठ है, ये उस पे बैठे और इल्लियों को बीन बीन के खाएं। नीम का तेल या नीम की निबोली का रस, या आजकल बाजार में बहुत सारे नीम आधारित कीटनाशी बिक्री हो रही है, उनका हम स्प्रे कर सकते हैं। जैविक कीटनाशी में ब्यूवेरिया बेसियाना है, मेटाराइजम एनासोफिली है, एनपी वायरस है, इनका हम स्प्रे कर सकते हैं। तो जब हम इन उपायों को कर लें उसके बाद फिर हम कीटनाशी पे जाएं। जी, माने अंतिम उपाय रसायन का, अंतिम उपाय हमारे लिए रसायन होना चाहिए। जबकि आज जो वर्तमान परिवेश है उसमें जब भी किसान भाई हमारे बात करते हैं, सबसे पहले दवाई की बात। कोई रसायन बने इसलिए है कि उनका उपयोग किया जाए, लेकिन हमें वातावरण को भी सुरक्षित रखना है, हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, हमें आमदनी बढ़ाने के लिए लागत को कम करना है। तो रसायनों पे हम निर्भरता थोड़ी सी कम करें। आप नीमास्त्र का छिड़काव कर सकते हैं, नीम की पत्तियों से बनता है, गौमूत्र और नीम की पत्तियों से। आप 10 पर्णी अर्क बना सकते हैं, जिसमें 10 प्रकार के ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों को जानवर नहीं खाते, उनको 1-1 किलोग्राम को 100 लीटर पानी में डाल के 1 सप्ताह तक उसको सड़ा के छान के फिर हमें उसका स्प्रे करना है। तो तमाम उपाय हैं। जब हम इन उपायों से हमें बहुत अच्छा लाभ ना मिले फिर हम कीटनाशी का स्प्रे करें। हाँ, लेकिन हाजिर में स्थिति ऐसी नहीं है कि हमारे किसान भैया सीधे रसायन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पे होता है। अभी अरहर लगी हुई है, अरहर में भी इल्ली की समस्या, ये बादल हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिखेगी आपको, तो आप वहां दवाई डाल सकते हैं। चने में आपको अगर समस्या दिख रही है कि नहीं अब हमारा काम नहीं चल रहा, तो आप चने में दवाई, लेकिन शुरुआती दौर में हम इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग करें, प्रोफेनोफास का उपयोग करें। और जब बाद में कोई समस्या आपकी बड़ी हो जाए, जब आपके फलियां लग जाएं चने में, वो स्थिति 60-65 दिन के बाद आती है। जी, काफी समय बाद भी कहा है जी। तो फिर उस समय हमारे पास विकल्प नहीं बचते, फिर हमें नुकसान बढ़ जाता है हमारा। तो थोड़ा सा प्रकृति को देखते हुए
मित्र कीटों का संरक्षण को देखते हुए हम कीटनाशी का उपयोग करें। जी जी। चलत चलत हमारे कार्यक्रम में अभी जो किसान भैयारों ने फसलें बो रखी हैं उनमें ज्यादातर देखने में मिल रही है कि जल प्रबंधन सिंचाई को कार्य जो है वो नियम अनुसार नहीं हो रहा हो और तमाम समस्याएं भी ये कारण देखने में मिल रही हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे किसान भैयारों को क्या सलाह है सिंचाई तराई से जुड़ी? देखिए, अब जो कि बारिश हो गई है तो ये तो प्रकृति ने दी है जी, है ना। तो इसके अलावा अगर हम जो सिंचाई की बात है तो चना में, मसूर में, मटर में, अलसी में, इनमें सिंचाई 40-45 दिन की अवस्था पे करनी चाहिए। और गेहूं में जो हमारी सिंचित किस्में हैं उनमें पहली सिंचाई आपको 19 दिन से लेके 22 दिन के बीच में, यानी 20-21 दिन की जो अवस्था है, CRI स्टेज है, उस पे करनी है। उसके पहले हम जल्दी सिंचाई कर देते हैं या उसके बाद हम सिंचाई करते हैं तो हमें पानी का पूरा लाभ नहीं होता। वैसे भी गेहूं में जो सिंचित किस्में हैं उनमें 20-20 दिन के अंतर पे 5 सिंचाई करनी चाहिए। अब आपके पास कितने पानी है, तो सबसे पहला CRI स्टेज को पानी देना है। पहले सिंचाई आपकी 20-21 दिन में होनी चाहिए, जिससे जो कल्ले निकलने की अवस्था है उस पे पौधों को पानी मिले, उनके कल्ले ज्यादा निकले और पौधा अच्छा मजबूत और ज्यादा कल्लों के साथ निकलेगा तो बालियां ज्यादा लगेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, चना और मसूर में एक पानी की आवश्यकता होती है, वो आपको 40 से 45 दिन की स्टेज पे देना है। अगर मान लीजिए जमीन हल्की है, पानी आपके पास पर्याप्त है, तो फिर एक पानी जब उसमें फलियां लगने लगे, फलियां लगने के बाद हमें देना चाहिए। बार बार हमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जिले में सरसों की भी खेती किसान भाई प्योर रूप में करने लगे हैं। उनको भी यही सलाह है कि पहला पानी आपको लगभग 25 से 30 दिन में देना है और जो दूसरा पानी है जब उसमें फलियां लगने लगे तब देना है, तो सरसों का अच्छा उत्पादन मिलेगा आपको। इसी प्रकार से अलसी में भी आपको 1 पानी और 2 पानी, इससे ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जी, तो जी। क्रांतिक अवस्थाओं को ध्यान में रख के हमें सिंचाई का काम करना है। यूरिया की जो टॉप ड्रेसिंग है, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जो हमारे यूरिया का है उपयोग है, वैसे तो वो सिंचाई के बाद करना चाहिए, लेकिन इसमें कई किसानों भाइयों का हमारा ये भी भ्रांति है, घुलता नहीं है यूरिया। तो अगर जो किसान भाई स्प्रिंकलर सिंचाई कर रहे हैं, स्प्रिंकलर का उपयोग कर रहे हैं, वो यूरिया को डाल के और 3 से 4 घंटे का स्प्रिंकलर चला सकते हैं, 3, 4, 5 घंटे अधिकतम। इससे क्या है कि यूरिया हमारा घुल के और जड़ क्षेत्र तक पहुंच जाएगा, जिससे उनको यूरिया का पूरा लाभ मिल जाएगा। और जिनको खुला पानी लगाना है वो पहले खुला पानी लगाएं, बाद में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें, तो इससे हमें लाभ होता है। क्योंकि हमारे जिले में कोई खाद की कमी नहीं है, फिर भी अगर आप किसान भाई चाहें तो चना में, मसूर में, अलसी में या सब्जियों में नैनो DAP का भी स्प्रे कर सकते हैं। गेहूं में एक जो सिंचाई है, पहली सिंचाई करके यूरिया का उपयोग करें और जब दूसरी बार उनको यूरिया डालना है तो यूरिया के स्थान पर वो जो नैनो यूरिया है उसका स्प्रे करें, जिससे उनको प्रायोगिक तौर पे ये भी समझ में आएगा कि जो वर्तमान नई तकनीकी आई है नैनो यूरिया की, वो हमारे लिए कितनी कारगर है और उसके 1 से 2 छिड़काव हम नैनो यूरिया के कर सकते हैं। उससे हमारी जमीन में यूरिया का जाना बचेगा, पौधों को नैनो यूरिया से नाइट्रोजन मिलेगी और जमीन का प्रदूषण हमारा कम होगा। तो आप नई तकनीकी का उपयोग जो आ रही है वर्तमान में उसका अवश्य उपयोग करें, जिससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भैया को इस समय फसलों में कार रख रखाव रखने हैं, न केवल उससे जुड़ी बहुत ही उम्दा और उपयोगी सी जानकारी मिली। हमारे किसान भैया की जो इस समय की फसलों से जुड़ी समस्याएं थी उनकी समाधान भी उन तक पहुंची। आज के अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी हमारे कार्यक्रम में पधारे थे। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवरी सागर में। त्रिपाठी जी आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। हमारे किसान श्रोता भैया को इतनी उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी दई के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।